नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखाते हैं। आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वो राज्य में एक बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे, जिसमें आज के दौर की फिल्में बनाने की सारी सुविधाएं होंगी। ऐसे वक्त में जब सुशांत केस के बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल खड़े हुए हैं, तब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के पीछे की पिक्चर भी क्लियर करना जरूरी है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ये फिल्म सिटी कहां पर बनेगी और ये भी बताएंगे कि इससे किसे सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके बाद हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के आखिरी दिनों का एक और एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे, जिसमें वो किसी बच्चे की तरह कागज का हवाई जहाज बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हम सुशांत सिंह राजपूत की मनोदशा का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की बैलेंस शीट भी पेश करेंगे, जिससे पता चलता है कि सुशांत को पैसों की कोई तंगी नहीं थी। इसके बाद आगे हम आपको ओसामा बिन लादेन के साथ दम तोड़ चुके उसके आतंकी संगठन अल-कायदा के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई खबर दिखाने वाले हैं। दरअसल एनआईए ने आज पश्चिम बंगाल और केरल से 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध अल-कायदा से है। एनआईए का दावा है कि गिरफ्तार किए गए आतंकी दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इस विश्लेषण को आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरदार की आज की सबसे बड़ी खबर से। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र से लेकर सितंबर 2020 में रिलीज तानाजी तक का इसका सफर बेजोड़ शानदार रहा है। बॉलीवुड का सिनेमा भारतीय समाज की कहानी को कहने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। तब की बंबई और आज की मुंबई हिंदी सिनेमा का गढ़ है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म अपने चरम पर है। बाहर से आए लोगों को कामयाबी के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बजाय उनके जो सितारों के घर में पैदा होते हैं। किसी को कामयाबी मिल भी जाए तो टिके रहने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभिनेत्री कंगना रनौत समेत बॉलीवुड के कई लोग अब खुलकर सामने आ गए हैं। उनका आरोप है कि मुंबई में उनसे बॉलीवुड के प्रति वफादारी के सबूत मांगे जाते हैं और किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाई जाए तो उनका विरोध होता है, उन्हें बाहरी बता दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की बातें कहकर योगी आदित्यनाथ ने उन सितारों की हसरत पूरी कर दी जो बरसों से ये आवाज उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही हमारी सिनेमा का सबसे बड़ा मंच हो, ताकि हमें किसी दूसरी जगह जाकर भेदभाव का शिकार न होना पड़े। अब जब यह ऐलान हुआ है तो अपनी माटी से जुड़े सितारे बेहद खुश हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है। इससे मुंबई के प्रोड्यूसर्स आएंगे, शूटिंग करेंगे, उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी, उन्हें टैक्स माफ की फैसिलिटी भी मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं योगी जी से, मेरा ये निवेदन है कि एक शर्त रखी जाए कि अगर आप यहां शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, आपको सब्सिडी चाहिए, तो आप 20% यूपी के कलाकारों को आप अपनी फिल्म में चांस दें। झोला टांग कर घर छोड़ करके मुंबई जाकर संघर्ष करना वाकई जीवन को एक दांव पे लगाने जैसा है। वो एक सुंदर विकल्प देने का प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिकों के लिए जब तक विकल्प नहीं देंगे तो वो तो जाएगा ही माया नगरी। तो ये विकल्प देने का आज एक काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसका मैं निर्णय का स्वागत करती हूं और मुझे लगता है हमारा देश इतना बड़ा है, जिस तरह तेलुगु फिल्में बन रही, जिस तरह तमिल फिल्में बन रही, याद है आपको एक समय ऊटी में कितनी फिल्में बनती थी। इन फिल्मों के निर्माण में मुझे नहीं लगता कि हिंदी फिल्मों के निर्माण से मुंबई के निर्माण में कोई अंतर आ जाएगा। हमारे सबसे बड़े कलाकार मिस्टर दिलीप कुमार ने जब उनका करियर शुरुआत हुई थी तो यूपी का इस्तेमाल किया गया था। आपको याद है गंगा यमुना और ऐसी कई फिल्में बनी है वहां पे। मुझे खतरा इस बात का खतरा है कि कहीं इस प्लॉट को, इस भव्य जो फिल्म सिटी है, इसको बनाने के बाद में फेक लोग ना आ जाए। जिन लोगों का एटीट्यूड है, जो लोग समझते हैं कि इस सिनेमा को बहुत आगे लेके जाना है, वो आए। हम बहुत समय से चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए बहुत गंभीर है
और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे। हमारे कलाकार, हमारे प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये मुंबई में जाके इनको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है अपना घर छोड़ के। वैसे हिंदी सिनेमा उद्योग देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट उद्योग है। हर साल करोड़ों का बिजनेस होता है। साल 2019 में बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह धन दौलत की झमाझम बरसात हुई, उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री 7वें आसमान पर थी। 2019 में एक अनुमान के मुताबिक इस साल 4,350 करोड़ का बिजनेस हुआ। वहीं 2018 में यह कारोबार 3,300 करोड़ का था, तो 2017 में 3,000 करोड़ का। दूसरी भाषा की फिल्मों की बात करें तो 2019 में बांग्ला की 129 फिल्में रिलीज हुई। एक अनुमान के मुताबिक इन फिल्मों ने 62 से 90 करोड़ के बीच बिजनेस किया। तमिल फिल्मों की बात करें तो 2019 और 2020 की शुरुआत तक तमिल फिल्म उद्योग ने 1000 से 1200 करोड़ तक का बिजनेस किया है। वहीं हिंदी के बाद सबसे ज्यादा फिल्में तेलुगु में बनती हैं। हर साल 175 फिल्में बनाई जाती हैं और इनका बिजनेस करीब करीब 2000 करोड़ का होता है। जबकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 5 दशक से अधिक हो चुके हैं। 60 के दशक से लेकर आज तक लगातार भोजपुरी फिल्मों का निर्माण हो रहा है। पिछले 1.5 दशक से हर साल तकरीबन 50 से 60 फिल्में बन रही हैं। वहीं बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के जिन्न ने बवंडर मचा दिया है। ड्रग्स का विवाद बॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद में इस मामले को उठाया तो बॉलीवुड 2 भागों में बंट गया। दोनों तरफ से बयान चले। हमारे खास शो हल्ला बोल में हमने बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन से यूपी में फिल्म सिटी खोले जाने पर सवाल पूछा, क्या इससे कोई अंतर आएगा? देखिए इस पर रवि किशन का क्या जवाब मिला। रवि किशन जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए पहला सीधा सा सवाल आपसे यही, यूपी में काबा फिल्म सिटी के निर्माण की बात तो कह दी गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बॉलीवुड में बंटवारे की एक नई जंग इसी के साथ शुरू हो जाए? रवि किशन जी, यूपी में बहुत कुछ बा। यूपी में संस्कार बा, संस्कृति बा, यूपी में प्रेम बा। अब बहुत खुशी का दिन है चित्रा जी, मैं आपके समक्ष बैठा हूं और पूरा देश, पूरा विश्व मुझे देख रहा है कि हिंदुस्तान में भव्य फिल्म सिटी का निर्माण होने का आदेश वो जो महाराज हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने किया है। और ये बहुत खुश खबरी है उन सारे लोगों के लिए जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारे हैं, झारखंड के हैं, वो समस्त नॉर्थ का हिंदी बेल्ट, वो सारे बच्चों में, युवाओं में, माता पिता में आज खुशी हो गई कि हमारे बच्चों को अब काम मिलेगा। माटी के पास रही, लगवा रही बचवा, यहीं काम करेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत कमाल का थॉट है कि हर काम ऐसा हो जिससे रोजगार मिले। कहीं भी जनता का पैसा जो सरकार द्वारा लग रहा है उससे रोजगार मुहैया हो, नए नए रोजगार हैं। फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा रोजगार है, लाखों लोग इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड कहते हैं 5.5 लाख लोग को रोजगार देती है। तो वही बात है और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अपनी इंडस्ट्री होगी, हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी हार्टलैंड पे होगी, हिंदी माटी पे होगी, भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी, हिंदुस्तान की सबसे सुंदर फिल्म सिटी होगी। एक भव्य से फिल्म सिटी का प्लान है जिसमें आप गेट खुलेगा, पूरी यूनिट के साथ अंदर जाइए, फिल्म खत्म करिए, बाहर आइए, पूरी फिल्म लेके, पोस्ट प्रोडक्शन टू होटल, एवरीथिंग इनसाइड। जैसे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में, उससे भी भव्य हम लोगों की कुछ प्लानिंग है। आपको डर था इस बात का कि उत्तर प्रदेश के आप एक छोटे से गांव से जा रहे हैं मुंबई में, इस वजह से इस कारण आपको रोजगार वहां पर नहीं मिलेगा, आपको एक्टिंग में मौका नहीं मिलेगा, क्या कारण था? देखिए सिनेमा में हे दृष्टि से देखा जाता था कि भैया है, पहले केले वाला, ठेले वाला, दूध वाला, यही सोचते थे। ये नहीं जानते थे कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, बुद्धिजीवी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलीज हैं, डॉक्टर्स हैं, फोर्स में हैं, सेना में है, फौजी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस बिरादरी के। 25 करोड़ की बिरादरी है पूरे देश में जो ये भाषा समझती है, बोलती है, पूरे विश्व में बहुत बड़ा समाज है ये।
और खैर जब हम गए तो ऐसा हुआ, तो एक लड़ाई में हमको बोला गया कि शुक्ला तो हटाना पड़ेगा। तो खैर अब मुझे ना पैसा था हमारे पास, ना काम था, खेत भी हमारा अधिया पे था और मुझे सिनेमा करना भी था। भगवान वो रास्ता भी दिखा रहे थे, प्रभु चाह रहे थे कि एक्टिंग है और कुछ जीवन में दिख रहा था कि मैं कुछ बढ़ूंगा। तो मैंने उसको उस वक्त त्याग दिया कि चलो एक सिनेमा का नाम होता है, शायद इससे मुझे थोड़ा सम्मान मिलेगा कहीं पर। ऑफिस में बाहर लोग ज़्यादा देर हमको इंतज़ार नहीं करवाएंगे, हमको एंट्री दे देंगे। हमको मीटिंग उस टाइम पे फ़ोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, तो हमको बुला लेंगे, क्योंकि बहुत देर कभी पैदल या बस से या मोटरसाइकिल से चलना पड़ता था। किसी मित्र की हो गई तो बहुत एक लंबी कहानी चित्रा जी, बहुत ये बस। बट देश तो समझ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट आज बहुत खुश हूँ मैं चित्रा जी की, और मेरे कई सालों का सपना मैं जो चाह रहा था कि एक फिल्म सिटी अपनी यहाँ बने और एक मुकाम हम लोग हासिल करें, एक सम्मान के साथ जिनको भी काम करना है, कि कोई उनको डर या भय ना दे, कोई डराए नहीं, उनको कोई धमकाए नहीं और कोई उनको अपमानित ना करे। और ऐसे सारे बच्चे मेरे देश के, और ऐसे सारे युवा पीढ़ी मेरे देश के आए और सम्मान से अपने हार्टलैंड पे हिंदी भाषा, हिंदी इंडस्ट्री अपनी जमीन पर करें। यकीनन, और ये वक्त की जरूरत भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ये महत्वपूर्ण बातें आपने रवि किशन जी कही हैं। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि हाल के दिनों में अगर सबसे ज्यादा बवाल किसी एक बात पर मचा हुआ था तो वो था जया बच्चन का आपका नाम नहीं लेकर आप पर तंज कसना और उसके बाद आपका उसी तरह से जवाब देना। ड्रग्स को लेकर जो खुलासा आपने किया, देश भर में इसी की लगातार चर्चा है, लेकिन अब इस पर ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ है। तो अगर खेमेबाजी इस पर होगी तो ड्रग्स का खात्मा बॉलीवुड से कैसे होगा? देखिए, खेमेबाजी नहीं होनी चाहिए, मेरा समर्थन करना चाहिए था। हम जया जी से भी समर्थन की उम्मीद करते हैं, इंडस्ट्री से भी करते हैं, क्योंकि मैं उनके बच्चों का भी भविष्य देख रहा हूं। उनको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं, देश को भी पता है, देश में भी समस्या है, हर जगह पर है। तो कहते हैं ना, 2014 से प्रधानमंत्री जी सड़क से सफाई साफ कर रहे हैं, सारी गंदगियों को साफ कर रहे हैं, विचारधाराओं की, दिमाग की, पाकिस्तान की, चाइना की। तो क्यों ना, अगर ये चीजें हमको पता है या जान रहे हैं कि कुछ चंद मछलियां जो गंदी हैं, जो पेडलर्स को, कार्टेल को, माफियाओं को एंट्री करवा दी हैं, उन मछलियों को क्यों ना, और वो ऐसी गंदी मछलियां हैं कि पूरे तालाब को खत्म कर सकती हैं, पूरे देश को इफेक्ट कर सकती हैं। तो तालाब को गंदा कर रही मछलियां पकड़ में कब आएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुशांत का वो वीडियो जो डिप्रेशन थ्योरी पर बड़े सवाल उठाता है। आज तक के पास सुशांत का वो वीडियो है जिसमें वो सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं एक और खुलासा सुशांत केस को और उलझा रहा है। आज तक के पास सुशांत के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है जिसमें 3 साल में 53 करोड़ जमा होने के सबूत मिले हैं। डिटेल से यह भी पता चलता है कि 3 साल में 51 करोड़ रुपए खाते से निकाल लिए गए, यानी हर साल 17 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि ये पैसे कहां गए, क्यों निकाले गए? Well done. सुशांत सिंह राजपूत के इस नए वीडियो में रुपहले पर्दे का हीरो नहीं, बल्कि एक आम इंसान है जो खुश है। उसकी जिंदा दिली और शरारतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही। सुशांत का सबसे नया वीडियो उसके माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की छत का है। साथ में उसका टेलीस्कोप भी नजर आ रहा है। वीडियो में एक लड़की की आवाज भी रिकॉर्ड है। Well done. पर यह साफ नहीं है कि वो कौन है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 20 अप्रैल 2020 का है। सुशांत के चेहरे से निराशा और डिप्रेशन का दूर दूर तक कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो में सुशांत किसी बच्चे की तरह कागज का हवाई जहाज बनाते दिख रहे हैं। वीडियो के आखिर में ये पता चलता है कि वो कागज का जहाज क्यों बना रहे थे। दरअसल वो अपनी छत पर बैठे एक कौवे को उड़ाने के लिए कागज का जहाज बना रहे थे। Well done. वीडियो के आखिर में लड़की की आवाज आती है जो सुशांत को वेल डन बोलती है। हालांकि ये लड़की रिया है या कोई और, इसका पता नहीं।
Well done. आज तक कल से और आज तक लगातार 3 एक्सक्लूसिव वीडियो सुशांत से जुड़े हुए, सुशांत की केस से जुड़े हुए वो आपको दिखा चुका है, दर्शकों को दिखा चुका है। और ये तमाम वीडियो बहुत रिसेंट है और आरोपियों के मोबाइल फोन से निकले हुए। देखिए आप इस वीडियो में सुशांत सिंह एकदम फ्रेश नजर आ रहा है, जिस और मौत से 3 महीने पहले का ये वीडियो है। और जिस तरह की बातें आ रही थी कि वो डिप्रेस थे, वो डिप्रेशन में थे, बीमार में थे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें तो वो कहीं से भी बीमार नजर नहीं आ रहे हैं। सुशांत के आखिरी दिनों का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो सामान्य दिख रहे हैं। ऐसे में सुशांत की अचानक खुदकुशी करने पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज तक के हाथ लगे सुशांत के बैंक खाते के स्टेटमेंट से ये शक और सवाल और गहरा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के सुशांत के खाते के 3 साल का लेखा जोखा है, जिससे ये पता चलता है कि सुशांत को कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। 3 साल में उनके इस खाते में 53 करोड़ 65 लाख 68 हजार रुपए जमा हुए। वहीं 3 साल में इस अकाउंट से 51 करोड़ 39 लाख 19 हजार रुपए निकाल भी लिए गए। 14 जून को सुशांत की मौत के वक्त खाते में सिर्फ 2 करोड़ 26 लाख 48 हजार रुपए बचे थे। सुशांत के इस अकाउंट का ये स्टेटमेंट मार्च 2017 से जुलाई 2020 तक का है, यानी 3 साल में सुशांत ने 53 करोड़ से ज्यादा कमाए और 51 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सुशांत के बैंक डिटेल की एक और बात चौंकाने वाली है। अकाउंट में 344 बार पैसे जमा हुए, जबकि 3561 बार पैसे निकाले गए। जमा से 100 गुना ज्यादा निकासी। सवाल उठता है कि सुशांत ने इतनी बड़ी रकम कहां खर्च की। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक वो सुशांत की जिंदगी में 2019 में आई, तो फिर इससे पहले सुशांत कहां पैसे खर्च कर रहे थे? क्या सुशांत ने इन पैसों को कहीं निवेश किया था? अगर किया था तो कहां? और अगर वो किसी को पैसे दे रहे थे तो किसको? 13 जून यानी मौत से ठीक एक दिन पहले भी उनके बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है। मैं आपको बताऊं, दरअसल काफी ज्यादा पेमेंट जो इसके पहले भी एविडेंस मिले हैं, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती, उनके परिवार पर भी काफी ज्यादा खर्च हुए हैं। आपको बताऊं कि सुशांत के जो बैंक अकाउंट है उनका जो पूरा ब्यौरा था वो सैमुअल मिरांडा देखता था। और ये भी देखिए ईडी की इन्वेस्टिगेशन में आया है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा के साथ एक तरीके से कहें क्लोज कोऑर्डिनेशन में सुशांत का जो डेबिट कार्ड का पिन है वो हासिल किया था। ये भी खुलासा हुआ था। सुशांत ने मुंबई में एक फ्लैट छोड़कर कुछ खरीदा नहीं, वो हर जगह किराए पर ही रहते थे। अंकिता से अलग होने के बाद उन्होंने किराए पर ही हमेशा घर लिया। यहाँ तक कि फार्म हाउस भी उन्होंने किराए पर ही लिया था। फिर सवाल उठता है कि वो हर साल 17 करोड़ रुपए कहां खर्च कर रहे थे। इसे लेकर जांच एजेंसियों ने रिया से लेकर सुशांत के सीए तक से पूछताछ की। दोनों ने बाद में मीडिया के सामने बताया कि खाते में इतने पैसे थे ही नहीं। नेटवर्थ इज स्टिल द सेम, व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना पूछ रहे हैं। कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत के बैंक स्टेटमेंट्स भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। लेकिन नए खुलासे के मुताबिक सुशांत के पास 17 करोड़ नहीं बल्कि 3 साल के दौरान 53 करोड़ रुपए थे। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि सुशांत के परिवार ने रिया पर 15 करोड़ हड़पने का आरोप लगाया था। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीजें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टर ऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। सुशांत सिंह राजपूत की आर्थिक गतिविधियों की जांच ईडी कर रही है। पैसे थे तो कहां गए, इसकी तलाश जारी है। कौन कौन सुशांत से फायदा उठा रहा था, इसकी पड़ताल भी जारी है। सुशांत के परिवार को ही नहीं बल्कि उनके फैंस को भी इन रिपोर्ट्स का इंतजार है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।
अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में जो सच है वो देश के सामने कब आएगा, क्योंकि कई जांच एजेंसियां लगातार सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले की पड़ताल में लगी हुई हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मरे 8 साल हो चुके हैं, जिसके बाद कभी दुनिया का नंबर 1 आतंकी संगठन रहे अलकायदा ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अब यह आतंकी संगठन एक बार फिर से जिंदा होने की कोशिश में जुट गया है और आतंक की दुनिया में अपनी उपस्थिति दोबारा दर्ज करवाने के लिए उसने भारत की जमीन को चुना है, जिसका खुलासा आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की ओर से किया गया है, जिसने आज केरल और पश्चिम बंगाल से अलकायदा के 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और यह खुलासा किया कि अलकायदा देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादियों के हवाले से NIA से हथियार और बम बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। संदिग्ध अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारी से एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवादियों से गहरे रिश्ते बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि जांच में पता चला है कि अलकायदा के आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI से सपोर्ट मिल रहा था। संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी ने कैसे भारत में अलकायदा की आहट को तेज कर दिया है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये समझें कि अगर NIA ने अलकायदा के टेरर मॉड्यूल का खुलासा नहीं किया होता तो कैसे दिल्ली समेत देश के कई शहर बम धमाकों से दहल सकते थे। क्या अलकायदा का हो चुका है पुनर्जन्म? दोबारा जिंदा हो रहा है अलकायदा। NIA का दावा है कि अलकायदा के ये 9 आतंकवादी अगर पकड़ में नहीं आते तो ये देश में दहशतगर्दी के खेल को अंजाम दे चुके होते। इनके मंसूबों को जानने से पहले इनकी पहचान जान लीजिए। अबू सुफियान, याकूब विश्वास, मुर्शीद हसन, मुशर्रफ हुसैन, युयान अहमद, अल मामुन कमाल, मैनुल मंडल, नजमुस शाकिब और अतीतुर रहमान। इन सभी संदिग्ध आतंकवादियों को NIA ने गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों की उम्र 20 साल के आसपास है। इनमें से 3 आरोपियों को केरल के एर्नाकुलम से, जबकि 6 आरोपियों को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। NIA का दावा है कि पकड़े गए सभी 9 आतंकवादी अलकायदा मॉड्यूल का हिस्सा हैं, जो देश भर में कई महत्वपूर्ण जगहों पर बम धमाकों की साजिश रच रहे थे। NIA के सूत्रों के मुताबिक इन लोगों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित अलकायदा आतंकवादियों द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था। इन सभी को दिल्ली NCR में कई जगहों पर आतंकी हमले करने के लिए ब्रेन वॉश किया गया था। इसके अलावा ये आतंकवादी कश्मीर में देश के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में बम धमाकों की साजिश रच रहे थे। इस उद्देश्य के लिए अलकायदा का ये मॉड्यूल अपने मददगारों से धन जुटाने में लगा हुआ था। हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए इस आतंकी गैंग के कुछ सदस्य दिल्ली आने की योजना बना रहे थे। जिन 9 संदिग्ध आतंकवादियों को NIA ने गिरफ्तार किया है, उनमें से 6 आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला से गिरफ्तार हुआ है। दरअसल NIA का ये कहना है कि उनसे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है, जिससे वो ये पता चलता है कि दिल्ली और NCR रीजन में वाइटल इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने की एक साजिश रची जा रही थी। NIA का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनका टारगेट रहा है जो बांग्लादेश के बॉर्डरिंग ज़िले हैं, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, इन सब ज़िलों में NIA का फोकस रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे ऐसे अरेस्ट भी इन सब ज़िलों से हुआ है। NIA की नजर इन संदिग्ध आतंकवादियों पर काफी वक्त से थी। इनकी गतिविधियों को लगातार ट्रैक किया जा रहा था, जिसके बाद आज NIA ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इनके इरादे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन आतंकवादियों के कब्जे से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, देसी हथियार, घर में विस्फोटक बनाने से जुड़े तमाम कागजात समेत भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं। NIA के मुताबिक ये गिरोह पटाखों और देसी विस्फोटक उपकरणों से IED बनाने की कोशिश कर रहा था। उनका निशाना काफी साफ था, यानी नई दिल्ली से लेकर बिहार और बेंगलोर तक उनके टेरर रेडार पे थे।
अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें तो सारे लोअर इनकम ग्रुप से आते थे। 2 इसमें से कॉलेज के छात्र थे और बाकी अगर हम बात करें तो सेल्समैन, किसान, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं कुक, ड्राइवर। इस तरह से एक आम इंसान को टारगेट बनाया है, उन्हें रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइज किया गया है। और केरल से लेके कश्मीर तक इसके तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें वेपन्स की, वो कश्मीर घाटी से आने थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस पूरे प्लान में तब्दीली आई और उसके बाद वो प्लान शिफ्ट हो गया नई दिल्ली को। संदिग्ध अलकायदा आतंकवादियों की ये गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी वक्त से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ओसामा बिन लादेन की मौत से खत्म हो चुका अलकायदा एक बार फिर उठ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसकी मदद ISIS के वो आतंकी कर रहे हैं जिन्हें सीरिया और इराक से भागना पड़ा था। और अब ISIS के ये आतंकी भारत में अलकायदा का नेटवर्क बनाने में जुटे हैं, जिसमें उनकी मदद कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन कर रहे हैं। ये जो 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो NIA ने की हैं, वो एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाती हैं। वो पिक्चर ये है कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से टेररिस्ट ग्रुप्स, खास तौर पर जो अलकायदा हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो सामान्य लोगों को इंडिया में टारगेट कर रहे हैं और इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इंडोक्ट्रिनाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। संदिग्ध अलकायदा आतंकवादियों की ये गिरफ्तारी NIA की बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट भी है कि अलकायदा अब दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा है और इस बार उसके निशाने पर हिंदुस्तान है। गिरफ्त में आए अलकायदा के 9 संदिग्ध आतंकियों से लगातार NIA पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन लोग थे जो दिल्ली और कश्मीर में बैठे थे, जिनके ये संपर्क में थे। इसके अलावा इन्हें फंड कहां से मुहैया हो रहा था, इनकी अगली साजिश क्या थी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। भारत में अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र ने 2 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत को अलर्ट किया गया था कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के आतंकवादियों ने मिलकर अलकायदा इस्लामिक स्टेट नाम से नया आतंकी संगठन तैयार कर लिया है। इस आतंकी संगठन का सरगना ओसामा महमूद है, जो भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल और कर्नाटका में बड़ी संख्या में अलकायदा आतंकवादियों की भर्ती करा रहा है। इस आतंकी संगठन ने भारत के कई राज्यों में इंटरनेट के जरिए आतंकवादियों की भर्ती शुरू की है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अलकायदा के 200 आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं, जिनके जरिए अलकायदा देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से कश्मीर में हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहा है। NIA ने आज अलकायदा के जिस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, उससे इस रिपोर्ट में किए गए दावे पुख्ता होते हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि भारत में इस्लामिक स्टेट भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, जिसकी जानकारी खुद केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले राज्यसभा में दी थी, जिसके मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े अलग अलग संगठनों ने हाल के वर्षों में देश के 12 राज्यों में अपना आधार बना लिया है। सरकारी एजेंसियों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में इस आतंकी संगठन के सदस्यों की मौजूदगी का पता चला है। ये आतंकी संगठन भारत में विभिन्न मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कट्टरपंथी और आतंकी विचारधारा का भारत में प्रचार प्रसार कर रहा है, जिसके खिलाफ NIA ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें अब तक इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े 122 से ज्यादा संदिग्ध आतंकवादियों को या तो हिरासत में लिया गया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक समेत देश के वो सभी 12 राज्य NIA की रडार पर हैं, जहां ये संगठन भर्ती और हमले जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक NIA के पास अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के सभी ठिकानों की जानकारी मौजूद है, जिनके आधार पर ही जांच एजेंसी इन संगठनों को जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़े प्लान के तहत काम कर रही है। और इसी प्लान का नतीजा है कि आज NIA को अलकायदा के इतने बड़े मॉड्यूल का खुलासा करने में कामयाबी हासिल हुई।
अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बहाने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने इसे राज्य की कानून व्यवस्था की नाकामी बताते हुए ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी के पुलिस अधिकारी राजनीतिक एजेंडे पर काम करते हैं। पुलिस विभाग को देखने वाले लोग राज्य की तेजी से खराब होती कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्य अवैध बम बनाने का स्थान बन चुका है, इससे लोकतंत्र की स्थिति डामाडोल हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता का ध्यान प्रशासन और पुलिस के राजनीतिकरण करने पर ज्यादा है। राज्यपाल धनखड़ के इस बयान से टीएमसी को भी तेज मिर्च लगी है, जिसके बाद अब बीजेपी और टीएमसी के बीच कैसे शब्द बांट चल रहे हैं, इसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं आपको। आज एनआईए के द्वारा जो 6 आतंकवादियों का पकड़ा जाना, ये बहुत बड़ा एक संवेदनशील घटना है, देश की सुरक्षा लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार बंगाल में ऐसा ही घटना होती है, चाहे बांग्लादेशी टेररिस्ट हो, चाहे सीमी अलकायदा आईएस के और मॉड्यूल हो, बंगाल में कहीं न कहीं जिला में इनका शेल्टर मिलता है। मुझे लगता है कि बंगाल की सरकार जानबूझकर इनको शेल्टर दे रही, क्योंकि इसी में उनका राजनीतिक हित है। लगातार बड़ी बड़ी विस्फोट होती है, लेकिन उसको जानबूझकर दबा दिया जाता है, तह तक नहीं जा करके इसको लोगों की और स्मृति से इसको गायब किया जाता है। और इसका परिणाम यह है कि सारे देश और विदेश के जो टेररिस्ट है बंगाल में शेल्टर लेके बैठे हुए हैं। बीजेपी क्या करना चाहता है हम लोग मालूम नहीं है, तो हम लोग यही मालूम है जो बंगाल को बदनाम करने के लिए, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए जब काम करेंगे तो हम लोग आवाज तुलेंगे यहाँ से। ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ही है ना, ठीक ठीक से काम होगा, ठीक ठीक से विचार करेंगे। हम लोग विचार व्यवस्था का पास आस्था है, भरोसा है, जो विचार ठीक ठीक होगा, यही हम रचेंगे। और जो मामला है एनआईए के बारे में, जो मामला है हम लोग उस बारे में ऐसा ही चाहते हैं जो ठीक ठीक से जांच करे, ठीक ठीक से काम करे, तब ठीक है। और जब बीजेपी के मदद में काम करेगा तब हम आवाज तुलेंगे यहाँ से, हमरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में तो अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन बिहार में इसी साल है, इसलिए बात बिहार चुनाव की भी कर लेते हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एंट्री मार ली है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक से गठबंधन किया है, जिसके बाद दोनों पार्टियां अब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के बैनर तले अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगी, जिसका ऐलान आज असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। हालांकि अभी दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन ओवैसी की पार्टी पहले ही बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह चुकी है। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री पर आज तक ने असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की है, जिसमें ओवैसी के सुर और तेवर दोनों ही बिहार चुनाव के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। योग ही कहा जाएगा कि बिहार में जो आरजेडी पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं माई समीकरण काम करता है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि माई क्या कहेंगे वो इस नहीं, ये उस हद तक महदूद नहीं रहेगा ये, बल्कि हमको पूरा यकीन है कि हमारे दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग और दूसरे लोग भी, वो सब इसमें शामिल होंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनका मोहब्बत, इनका सहयोग मिलेगा। यानी कि यूडीएसए का स्वरूप बड़ा होगा? यकीनन होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। तो वैसी साहब, आप तो 2015 में बिहार आए और 6 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा। अभी मैं सुन रहा था कि बीच में आया था कि आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर आया कि 50 सीटों पर आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो क्या आखिर आपका क्या योजना, क्या अब तो गठबंधन भी हो गया आपका? नहीं, अब तो देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में वो हमारे इस अलायंस के, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के कन्वीनर हैं और वो तय करेंगे। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो यहाँ के हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो डिप्टी कन्वीनर हैं, कितने सीटों पर हम ये अलायंस लड़ेगा, इस सब का फैसला जल्द से जल्द होगा। साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, शुरू से आप देखिए 2014 से इस तरह के आरोप आप लगते रहे हैं कि आप बीजेपी के की तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं उनका वोट काटते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे देश में बहुत से स्टूडेंट लीडर्स पर
और बहुत से जो बीजेपी से इख्तलाफ करते हैं, डिसेंट करते हैं, उनको बीजेपी यूएपीए एक्ट लगाकर जेल में डाल रही है, हत्ता कि दिल्ली के फसादात में भी। मेरे एक सवाल का जवाब कांग्रेस दे दे कि जब यूएपीए का बिल मोदी सरकार लाई थी, क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया उसको? जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे उस वक्त भी मैंने डिसेंट किया, वोट खिलाफ दिया, क्या कांग्रेस ने नहीं किया? आज इतनी बड़ी तादाद में इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट लीडर्स यूएपीए के इस मनहूस कानून में जेल में सड़ रहे हैं, कांग्रेस के पास क्या जवाब है?